हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वर्सेटाइल स्टडी एंड व्लॉग्स में। आज का हमारा वीडियो होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो डिस्प्यूट है वो बेसिकली हम डिफाइन करता है हमारे आईडीए, दैट मीन्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत कुछ डिस्प्यूट हैं वो वहाँ पे डिफाइन करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्प्यूट है जिसमें सेक्शन 2 के जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को डिफाइन करता है। सेक्शन 2 के ये आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो ये आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को डिफाइन करता है। इसका ये मतलब होता है कोई भी डिफरेंसेस जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच हो, या एम्प्लॉय या वर्कमैन के बीच हो, या एम्प्लॉय एम्प्लॉइज़ के बीच, या वर्कमैन के बीच हो, ये जो कि रिलेटेड होते हैं मैटर एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, ये जो लेबर कंडीशन जो भी वर्क कर रहे होते हैं, अगर उनके आपस के बीच कोई डिस्प्यूट है तो वो काइंड ऑफ डिफरेंट डिस्प्यूट्स की यहाँ बात की जा रही है। हम आगे आने वीडियो में जो हमारे यहाँ मेजर टाइप के डिस्प्यूट होते हैं वो स्ट्राइक होता है एक। ठीक है, दूसरा हमारा आपका लॉकआउट होता है, आपने सुने भी होंगे, और घेराव होता है। घेराव तो जनरली ऐसे ही घेर लेते हैं भाई, है ना, स्कूल में बच्चे भी घेर लेते हैं लड़ने के पीछे। तो ये बेसिक यहाँ पर है। और भी हमारी कंट्री में प्रोविज़न नहीं बने हुए हैं, बट अदर कंट्रीज़ में और भी डिफरेंट टाइप्स के आपके डिस्प्यूट्स होते हैं। डिस्प्यूट देखिए क्यों अराइज होते हैं, जब डिफरेंसेस होते हैं थॉट्स में। वर्कर या जो यूनियन होती है वो अपने मैनेजमेंट या जो मैनेजर हैं या जो भी सीनियर मोस्ट है आपके, अगर उनसे वो डिस्प्यूट कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली उनका प्रॉब्लम ये होगा, या तो उनकी वर्किंग कंडीशन नहीं, या उनकी इकोनॉमिक बेसिस पे स्केल, या एनी काइंड ऑफ कोई डिस्प्यूट जो कि डिफरेंट डिफरेंट रीज़न से अराइज हो सकती है, उसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने नए वीडियो के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यू टॉपिक। नाउ फर्स्ट कम टू द स्ट्राइक। हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में स्ट्राइक को डिफाइन किया गया था कि a strike is a cessation of work by a body of person employed in an industry acting in a combination or concerted refusal of any number of persons who are or have been employed to continue to work or to accept employment, or a refusal under a common understanding of any number of such person to continue to work or accept employment। ये यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि जो स्ट्राइक है, देखिए यहाँ पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं। पहला तो ये जो कीवर्ड है इस डेफिनेशन का, सेसेशन। ठीक है, जो सेसेशन वर्ड है वो क्या मतलब होता है कि काम को रोकना, किसी चीज़ को रोक देना, सीज कर देना। आपने सुना होगा, वहीं से बना हुआ वर्ड है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं पर्टिकुलरली वो काम को रोक देते हैं। यहाँ पे जो एक सिंगल बंदा या बॉडी ऑफ पर्सन, मतलब कई लोग मिल के जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर काम को रोक देते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं करने से। क्यों करते हैं? ताकि उनका एक, उन्हें कोई पर्पज़ हो, उन्हें वो पूरा करना होता है जिसके लिए वो मना करते हैं। ठीक है, तो स्ट्राइक को आप देख सकते हो जनरली जो वर्क प्लेस होती है वहाँ पे रिफ्यूज़ कर देना। ठीक है, या कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये आप डेफिनेशन में देख सकते हो। हमें एक इसका बेसिक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग समझनी है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स क्या हैं। बहुत टाइप के स्ट्राइक्स होते हैं। पहला है इकोनॉमिक स्ट्राइक। इकोनॉमिक्स, जहाँ भी आप याद रखिएगा इकोनॉमिक जुड़ता है वो हमेशा मॉनेटरी टर्म में उसको हम यूज़ करेंगे। कोई भी टर्म हो, इकोनॉमिक का जो आप रेफरेंस लेंगे वो हमेशा एक मॉनेटरी टर्म में ही लेंगे। तो जैसे कि कोई वर्किंग, अगर उसको उसके लिए पेमेंट मिलता है तो वो दैट पर्सन इज कंट्रीब्यूटिंग इन इकोनॉमिक, मतलब एक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कर रहा है। बट वही कोई पर्सन है जो सिर्फ घर पे काम कर रहा है, उसका वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। ठीक है, तो जो हाउसवाइफ होती हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, और अगर कोई वर्किंग वूमेन है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, क्योंकि उन्हें मॉनेटरी टर्म मिल रहा है। तो ये एक आपको इकोनॉमिक स्ट्राइक, इसलिए मैंने इकोनॉमिक का पर्टिकुलर यहाँ पे समझा दिया। तो यहाँ पर जो इश्यूज आ सकते हैं वो ये आते हैं कि वर्कर आस्क फॉर इंक्रीज इन वेजेस। वही जैसे पहले बात की कि वेज को लेके हो सकता है, वो बोल सकते हैं कि हमें अलाउंस दो,
हाउस रेंट अलाउंस या डीए, ये सब मिलता है ना, डीए टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, वेजेस, बेसिक वेजेस बढ़ाने की बात होती है, पे स्केल्स की बात होती है, या लीव्स की, सिक लीव्स की, अलग अलग लीव्स होते हैं, उससे अगर रिलेटेड कोई भी बातें हैं जो आपकी सैलरी या वेजेस से को रिलेट करती हैं या उससे एसोसिएटेड टर्म्स, वो इकोनॉमिक स्ट्राइक पे आता है, इसके लिए स्ट्राइक की जा सकती है। ठीक है। देन आता है सिंपैथेटिक स्ट्राइक। सिंपैथेटिक मीन सिंपैथी, किसी के प्रति सद्भावना या सिंपैथी दिखाना। तो यहाँ पर भी सेम मीनिंग है। व्हेन वर्कर वन यूनिट और इंडस्ट्री गो ऑन द स्ट्राइक इन सिंपैथी विद द वर्कर ऑफ अनदर यूनिट। याद रखिए कि कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन है, वो स्ट्राइक पे जाती है किसके लिए, एक दूसरे यूनिट के लिए। जैसे ये एक यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, ये लोग ऑलरेडी जो है स्ट्राइक पर हैं, इनको सब अब ये क्या कर रहे हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए ये भी स्ट्राइक पर चले जाएंगे। ठीक है, ये भी स्ट्राइक पर चले जाएंगे जस्ट टू सपोर्ट देम। ठीक है, इनको सपोर्ट करने के लिए चले जाएंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, व्हेन वर्कर ऑफ वन यूनिट और इंडस्ट्री गो ऑन स्ट्राइक इन सिंपैथी विद वर्कर ऑफ अनदर यूनिट और इंडस्ट्री हु आर ऑलरेडी ऑन स्ट्राइक, इट इज कॉल्ड अ सिंपैथेटिक स्ट्राइक। देन कम टू द जनरल स्ट्राइक। एज द टर्म सजेस्ट, द जनरल मीन्स कि बिल्कुल जनरल, जहाँ पे मेंबर ऑफ ऑल मोस्ट ऑफ union in a region or an industry. It may be strike of all the worker in a particular region on industry to force demands common to all worker. These strike are usually intended to create a political pressure on ruling government rather than any on employer. एक जनरल स्ट्राइक होती है, ये स्ट्राइक वैसी स्ट्राइक ले सकते हैं जनरली कि यहाँ पर ये डिफरेंस नहीं होगा कि ये पर्टिकुलर फील्ड की स्ट्राइक हो रही है। हमने आपने अगर वो वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो यूनियन होती है, जिसमें एक जनरल यूनियन होते हैं, जिसमें ये डिपेंड करता है कि क्राफ्ट यूनियन भी होगी, मतलब कि स्किल बेस्ड यूनियन होगी, एक रीजन वाइज भी यूनियन होती है, जिसमें यूनियन जो है डिफरेंट हो सकता है, वो अपने स्पेशलाइजेशन से आते हो, बट इनकी एक कम्युनिटी है जो रीजनल नेशनल लेवल पे होती है। जैसे भारत संघ आपकी हो गई, ठीक है, भारत संघ यूनियन, मजदूर यूनियन वाली, ठीक है, इस तरीके से पहले बनी थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ऑफ कांग्रेस। ठीक है, तो ये सारी यूनियन है, उसी टाइप में यहाँ पर ये जो यूनियन बनती है बेसिकली ये पॉलिटिकली प्रेशर मेंटेन करने के लिए बनाई जाती है। तो ये यहाँ पर उस यूनियन की हम बात कर रहे हैं। देखिए, तो जो सिंपैथेटिक स्ट्राइक, ये जनरल स्ट्राइक यहाँ पर मेंटेन की गई है। मैं थोड़ा सा एक सिंपैथेटिक स्ट्राइक का एग्जांपल देना चाहूँगी कि यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि रामालिंगम वर्सेस इंडियन मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन मद्रास का ये केस था, जहाँ पर एम्प्लॉयर जो थे, मैनेजमेंट ने एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया था जब वर्कमैन काम पे, या उन्होंने वर्क को सीज कर दिया था जस्ट कि वो अपने उनको सपोर्ट करना चाह रहे थे। तो ये एक केस स्टडी थी, आप चाहो तो देख सकते हो, बट फॉर एग्जाम्पल समझा दिया, दैट नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम्स, स्पेशली फॉर APFO, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंस इज कि आप सिर्फ बेसिक समझें। ठीक है, नाउ कम नेक्स्ट टॉपिक इज सिट डाउन स्ट्राइक। नेक्स्ट इज, इसमें आप जैसा कि नेम आप देखते जाओगे वो ऑटोमेटिकली आप समझोगे कि बैठ जाएंगे। सिट डाउन मतलब बैठ जाएंगे। इन दिस केस वर्कर डू नॉट एब्सेंट देमसेल्फ फ्रॉम देयर वर्क प्लेस। ठीक है, वो खुद को एब्सेंट नहीं करते हैं। एंड व्हेन दे आर ऑन स्ट्राइक दे कीप कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन ऑफ फैसिलिटीज। ठीक है, बट डू नॉट वर्क। सच अ स्ट्राइक इज नोन एज पेन डाउन और टूल डाउन स्ट्राइक भी इसको बोलते हैं, ये दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको स्टे इन, सिट डाउन, पेन डाउन, टूल डाउन, ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्राइक के नेम से भी जाना जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ये वाला पर्टिकुलर जो PSU के एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत ईजिली बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार रिपीटेटिव रहा है टाइप्स ऑफ स्ट्राइक एंड यूनियन। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर PSU इज एग्जाम फॉर स्पेशलाइजेशन इन HR एंड पर्सनल। इन दिस केस, तो ये आप समझ गए, वर्कर्स शो अप देयर प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बट दे रिफ्यूज टू वर्क। ये आते तो हैं, बैठते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। नाउ कम टू द स्लो डाउन स्ट्राइक। एम्प्लॉयज रिमेन ऑन देयर जॉब अंडर दिस टाइप ऑफ स्ट्राइक, दे डू नॉट स्टॉप वर्क,
यहाँ पे ये कि ये काम तो करते हैं बट रिस्ट्रिक्ट द रेट ऑफ आउटपुट in an organized manner. They adopt go slow tactics to put pressure on employer. ये क्या करेंगे, जैसे कि एक वर्कर है 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं वो डे में, इनकी एक नॉर्मल कैपेसिटी है, तो ये इसकी जगह 2 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करेंगे रादर देन ये आपकी 10 यूनिट प्रोड्यूस करने की। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपने वर्क को धीरे 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 करते हैं रादर देन फटाफट करने के। ठीक है, स्लोली आते हैं। तो ये इनका, ताकि वो उनके आउटपुट प्रोडक्शन पे कोई भी फैक्ट्री या माइन में प्रेशर कब पड़ेगा, जब उनका आउटपुट जो उनकी फिनिश्ड जो भी रिसोर्सेज हैं वो जब कम प्रोड्यूस कर पाते हैं और रिजल्ट्स को, तो उन पे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पे दबाव आएगा कंपनी पे। फिर आता है सिक आउट और सिक इन। सिक लीव मिलती है, चाहे प्राइवेट जॉब में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, सिक लीव मिलती है। तो ये वहाँ पे इसकी बात की जा रही है कि इन दिस स्ट्राइक ऑल और सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ यूनियन मेंबर कॉल इन सिक ऑन द सेम डे। क्या करेंगे कि एक साथ इन जितने भी वर्कर्स होंगे एक साथ ही सब लोग सिक लीव ले लेंगे। इससे क्या होगा कि जो मैनेजमेंट है वो हो जाएगा प्रेशराइज। ठीक है, मैनेजमेंट हो जाएगी कि भाई एक दिन में, भाई एक यूनिट पे अगर 100 के 100 मजदूर एक ही दिन में सिक लीव पे चले जाएंगे तो कंपनी का तो उस दिन का पूरा काम तो बैठ गया। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि बिकॉज दे जस्ट यूज देयर सिक लीव दे वॉज अलॉटेड टू देम ऑन द सेम डे। ठीक है, वो रूल कोई ब्रेक करते नहीं, भाई हो गए बीमार, सबके सब एक साथ बीमार हो गए। ये एक तरीके का स्ट्राइक है जो वो दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं। ठीक है, एंड आपका एक यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, हंगर स्ट्राइक भी है। भूखे रहना गांधी जी ने बहुत किया है। ठीक है, तो एक हंगर स्ट्राइक भी है। तो हंगर स्ट्राइक के लिए कुछ बहुत डिस्प्यूट एक्ट में बहुत क्लियर गाइडलाइन, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, मैं भी श्योर नहीं हूँ। सो आगे चलते हैं। वाइल्ड कैट स्ट्राइक। वाइल्ड कैट स्ट्राइक को आप जो है लाइटनिंग भी बोल सकते हो, लाइटनिंग स्ट्राइक भी। ठीक है, तो वाइल्ड कैट स्ट्राइक में क्या होता है कि ये जो स्ट्राइक है इसको आप यहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, दीज स्ट्राइक्स आर कंडक्टेड बाय अ वर्कर और एम्प्लॉयज विदाउट द अथॉरिटी और कंसेंट ऑफ। यहाँ पे जो स्ट्राइक होती है, क्या होता है, जब ट्रेड यूनियन बनी होती है, ट्रेड यूनियन में आप जानते होंगे या मैं आगे डिस्कस कर लूँगी कि यूनियन क्या होता है, एक परमिशन लेते हैं पहले स्ट्राइक करने से पहले। ये एक प्रोविजन बना हुआ है डिस्प्यूट एक्ट में। ठीक है, 6 मंथ्स का, जब डिस्प्यूट एक्ट देखेंगे उसमें परमिशन देख लेंगे। 6 वीक्स पहले देना पड़ता है, 14 वीक पहले देना पड़ता है, परमिशन आती है। अगर कंसेंट के बिना अगर स्ट्राइक पे जाते हैं तो उसको हम वाइल्ड कैट स्ट्राइक बोलते हैं। ये अनऑफिशियल स्ट्राइक होती है एंड द प्रोविजन इज कि ये हमारे यहाँ पर ये स्ट्राइक क्या है, प्रोहिबिटेड है। ठीक है, अंडर सेक्शन 22 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में दीज टाइप ऑफ स्ट्राइक्स आर प्रोहिबिटेड इन दी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। ये स्ट्राइक हमारे यहाँ इलीगल स्ट्राइक होती है जिसको कहते हैं वाइल्ड लाइट या लाइटनिंग स्ट्राइक। ये यहाँ आप देख लो। नाउ कम टू द वर्क टू रूल। ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा। वर्कमैन वर्क स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द रूल और a job description without doing any extra work, not staying late even a single minute after their stipulated work time। ये वही वाली बात हो गई कि जॉब करवा लो। क्या होता है कि कभी कभी जो लोग काम कर, जब उन्हें पता होता है कि जैसे आपको 100 यूनिट एक वर्कर को प्रोड्यूस करना है, अगर वो 99 यूनिट प्रोड्यूस कर लेता है तो वो हल्का सा ओवर टाइम दे के, आधा घंटा 1 घंटा दे के कहता है कि मैं ये 1 यूनिट भी प्रोड्यूस करके 100 यूनिट का टारगेट पूरा कर ही लेता हूँ। तो यहाँ पर एम्प्लॉय क्या करेंगे, जब वो वर्क टू रूल में रहेंगे तो वो जितना उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा ना, बस वो उतना ही काम करेंगे। उनको अगर 8 घंटे ही नौकरी करनी है तो वो 8 घंटे 1 मिनट भी काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्राइक्स हैं, एक बार हम क्विकली देख लेते हैं। इकोनॉमिक स्ट्राइक, इकोनॉमिक बेसिस पे वेजेस के लिए। सिंपैथेटिक स्ट्राइक, सिंपैथेटिक स्ट्राइक के लिए हमने ऑलरेडी देखा कि सिंपैथी एक यूनिट काम कर रही है तो दूसरी यूनिट को सपोर्ट करने के लिए होगा। इसमें रामालिंगम वर्सेस इंडियन मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन मद्रास का एक इशू आया था। कब? 1964 में ये स्ट्राइक, एक यहाँ पे सिंपैथेटिक स्ट्राइक देखी गई थी। फिर जनरल स्ट्राइक है। जनरल स्ट्राइक में जब कॉमन यूनियन जो कि रीजन बेस्ड होती है, ये एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए स्ट्राइक होती है। ठीक है,
फिर हम चलते हैं सिट डाउन स्ट्राइक, जहाँ पे बैठ जाते हैं और अपना एम्प्लॉयमेंट जगह पर आते हैं तो यहाँ पर काम नहीं करते हैं। ये सिट डाउन स्ट्राइक है, स्लो डाउन, काम तो करते हैं पर धीरे, जहाँ 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है वहाँ 2 ही यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। सिक आउट या सेकेंड स्ट्राइक को ये बोलेंगे कि जहाँ पर स्ट्राइक आपकी, वो काम तो करेंगे लेकिन सिर्फ उतना ही काम करेंगे जितना जॉब डिस्क्रिप्शन, सॉरी सिक आउट सेकेंड में ये एक साथ सब लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिक लीव ले लेंगे। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयर या मैनेजमेंट पे प्रेशर होगा कि एक ही दिन में फिर काम कैसे होगा, एक दिन का पर यूनिट उनके लिए तो पर सेकंड इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्शन के लिए। फिर आता है वाइल्ड कैट स्ट्राइक, दैट मीन्स ये एक अनऑफिशियल इलीगल स्ट्राइक है। ये अंडर सेक्शन 22 ऑफ इंटर डिस्प्यूट एक्ट में ये जो है नहीं क्या है। अच्छा, ये इन 2004 द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एडवोकेटेड वेंट ऑन अ वाइल्ड कैट स्ट्राइक एट द सिटी सिविल कोर्ट प्रेमाइसेस इन बेंगलोर। दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट सम रिमार्क्स allegedly मेड अगेंस्ट देम बाय असिस्टेंट कमिश्नर। ये ऑलरेडी वहाँ पर चले गए थे, वहाँ के एडवोकेट ने ये वाइल्ड कैट स्ट्राइक की थी जिसे इलीगल स्ट्राइक बोला जाता है। ये विदाउट अथॉरिटी परमिशन या ट्रेड यूनियन के कंसेंट के बिना ही ये स्ट्राइक हो जाती है। फिर आता है वर्क टू रूल, जहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही ये काम करेंगे, बाकी इनका कोई वो है नहीं। फिर नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लॉकआउट। भाई वर्कर को हक बनता है स्ट्राइक करने का, तो लॉकआउट जो है एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ही बंद कर देता है काम, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 डिफाइन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में डिफाइन लॉकआउट मीन्स अ टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ ए प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द सस्पेंशन ऑफ वर्क or the refusal by an employer to continue to employ any number of person employed by him. Here point is कि आपका जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है वो डिफाइन करता है कि जो लॉकआउट है आपका, जो टेम्पररी क्लोज कर देते हैं प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, या सस्पेंस कर देते हैं, सस्पेंशन ऑफ वर्क और रिफ्यूजल बाय एन एम्प्लॉयर के द्वारा। कीप इन माइंड, लॉकआउट एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है, ना कि एम्प्लॉय के द्वारा, कि वो टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम, ठीक है। जिसने एम्प्लॉयर ने जिनको नौकरी दी थी वो वहीं पे वो ताला लगा देता है कि कोई एम्प्लॉय काम ही नहीं करेगा, जाओ, ठीक है। तो ये लॉकआउट होता है। व्हेन ओनली पार्ट ऑफ ट्रेड यूनियन वोट्स टू स्ट्राइक, द पर्पस ऑफ लॉकआउट इज टू पुट प्रेशर ऑन। यहाँ पे पर्पस क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ये प्रेशर डालते हैं यूनियन के ऊपर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर हु आर एबल टू वर्क। यहाँ पर ट्रेड यूनियन क्या करते हैं, वोट टू स्ट्राइक करते हैं, तो ये पर्पस इनका ये रहेगा कि लॉकआउट के द्वारा प्रेशर डाला जाता है यूनियन पे कि वो रिड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर्स हु आर एबल टू वर्क। मतलब कि किसी भी तरीके का प्रेशर, लेबर यूनियन क्या इनके हक के लिए भी बात करती है, ठीक है, चाहे वो वेज में हो, चाहे इनके प्रोडक्शन हो, जॉब प्रोटेक्शन हो, ज़बरदस्ती किसी को ले ऑफ करना, रिटेंचमेंट, आपने सुना होगा ये सारे टर्म्स। तो इन सब के लिए, इन सब के अगेंस्ट भी आवाज़ उठाती है। कभी भी आपको कोई नौकरी से ऐसे नहीं निकाल सकता, निकालता तो लेबर यूनियन रहती है। तो इसलिए उन पर प्रेशर डालने के लिए एम्प्लॉयर लॉकआउट का इस्तेमाल करता है, ये उसके लिए वेपन है। लॉकआउट इज काउंटर पार्ट ऑफ स्ट्राइक, the corresponding weapon in the hand of employee to resist collective demand of workman or to enforce his terms. Similarly, temporary suspension of work called a day off is, मतलब ये एक टेम्पररी सस्पेंशन होता है जहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है कि यहाँ पर काम नहीं होगा, जिसे हम लॉकआउट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये इट्स कॉल्ड लॉकआउट है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन ये थी कि एक कलेक्टिव डिमांड जो वर्कमैन की होती है उन्हें रजिस्ट, उन पर रोक लगाने के लिए यहाँ पे एक टेम्परेरी सस्पेंशन, काम को ही रोक दिया जाता है। अब देखो क्या होता है कि जो लेबर्स होते हैं उन्हें पर डे पे जॉब मिलती है। अगर एम्प्लॉयर एक दिन भी काम नहीं कराता, अगर वो 200-300 पर डे रुपीज़ पा रहे हैं तो उनका तो वो नुकसान है। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर आएगा। तो ये होता है लॉकआउट। कम टू दी पिकेटिंग, तो इसमें क्या होता है, व्हेन वर्कर आर dissuaded from a work by stationing certain men at a factory gate, such a step is known as picketing। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं लोग। ये जो है कि अगर ये कोई वायलेंस इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो ये लीगल स्ट्राइक है। पिकेट्स आर वर्कर हु आर ऑन स्ट्राइक दैट स्टैंड एट द एंट्रेंस ऑफ देयर वर्क प्लेस। ये क्या करेंगे, ये गेट है, मेन गेट पे खड़े हो जाएंगे इतने सारे मजदूर और किसी को भी अंदर आने नहीं देते हैं,
ठीक है। यहाँ पे ये जितने लोग हैं ये खड़े हो जाएंगे और किसी को भी अंदर आने नहीं देते हैं, ठीक है, कहेंगे कि नहीं आना है, रोक देंगे गेट पे। तो इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि जैसे आप कहीं आपने देखा होगा ना कि बाउंसर होते हैं कई जगह पर, वो अगर कुछ कुछ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते तो रोकते हैं ना, उसी टाइप में वर्कर खड़े हो जाते हैं और अदर वर्कर्स को या किसी को भी काम करने से गेट पे रोक देते हैं, अगर जब तक उसमें वायलेंस इन्वॉल्व नहीं हो तो ये लीगल है। नाउ कम टू द घेराव। घेराव मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, नया टर्म नहीं, हिंदी का टर्म है। घेर लेना, सराउंड कर देना, एक पर्सन इधर है, एक बंदा इधर है, ठीक है, इस बंदे को चारों ओर से घेर लिया जाए तो वो घेराव कहलाएगा। इट मीन्स एनसर्कलमेंट ऑफ द मैनेजर टू क्रिमिनली इंटिमिडेटेड हिम टू एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ द वर्कर अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी अंडर सेक्शन 128 एंड इज नॉट सेव्ड बाय सेक्शन 17 ऑफ यूनियन ट्रेड एक्ट ऑन द ग्राउंड बीइंग इट इज कॉन्सर्टेड एक्टिविटी। ये इलीगल है घेराव, सीधी बात। यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आप ये जैसे यहाँ पर एक बंदा है, आप देख सकते हो इमेज में, यहाँ पे इसको इतने लोगों ने ऐसे घेर के बैठे हैं, तो ये गलत है। क्या होता है कि ये क्रिमिनली या तो मारने की बात कही जा रही है, इंटिमिडेट करना किसी भी पर्सन को कि उसकी वर्कर की डिमांड मान ली जाए, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के बराबर माना गया है और सेक्शन 128 ऑफ आईपीसी के तहत और ट्रेड यूनियन सेक्शन 17 भी यहाँ पे सेव नहीं करती इस एक्टिविटी को। यहाँ पे घेराव की बात की जा रही है। तो ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ स्ट्राइक हैं जो हमारे यहाँ पर होते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं कि बेसिकली स्ट्राइक और लॉकआउट की बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रोविज़न है स्ट्राइक और लॉकआउट का, तो सेक्शन हम पहले भी देख चुके हैं जब हमने वाइल्ड कैट वो पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी देखा था टाइप ऑफ स्ट्राइक में कि सेक्शन 22 में देखा था, सेक्शन 22 एंड 23 ऑफ आईडीए दैट मीन्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 प्रोवाइड अ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस विच इज नॉट फॉलो टू मेक स्ट्राइक एंड लॉकआउट इलीगल। जो इलीगल लॉकआउट या स्ट्राइक हैं उसके अगेंस्ट में सेक्शंस और रूल्स बनाए गए हैं। वो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन नो पर्सन एम्प्लॉय शैल टेक ऑन गो ऑन स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला क्या है आपका, विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ स्ट्राइक टू द एम्प्लॉयर एज हियर द मैटर विद इन द 6 वीक्स बिफोर स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक किए उससे 6 वीक्स पहले, ये याद रखिए एग्जाम में पूछ सकता है कितने वीक पहले का प्रायर नोटिस आता है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विद इन 14 डेज ऑफ गिविंग सच नोटिस, फिर 14 दिन तक आपको नोटिस तक का वेट भी करना है, और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ डेट ऑफ स्पेसिफाइड एनी सच नोटिस। दैट मीन्स कि आपके नोटिस में 14 दिन तक में कोई जवाब आ जाना चाहिए नोटिस देने के बाद, और अगर एक्सपायरी होने से पहले आपने नोटिस पे, अगर आपने उससे पहले स्ट्राइक ले ली, देखिए भाई आपने 6 हफ्ता पहले दिया और 6 हफ्ते पे आपने वेट किया, ठीक है, 14 दिन तक के लिए वो नोटिस का टाइम पीरियड मिलता है। वो 14 दिन से पहले भी आपने अगर स्ट्राइक किया तो इलीगल होगी कोई भी स्ट्राइक हो। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कंसाइलेशन प्रोसीडिंग, देखिए हम कंसाइलेशन पे पिछली बार क्वेश्चन भी आया था, तो कंसाइलेशन क्या होता है कि जब एक थर्ड पार्टी, एक बोर्ड मेंबर, एक थर्ड पार्टी का पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का डिस्प्यूट को सेटल करता है, कंसाइलेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। दैट इज, आप वीडियो अगर देखोगे वही प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने लेबर लॉ पे डिस्कस किया उसमें मैंने समझाया था, तो उस टाइम पे कंसाइलेशन के आ जाने के मतलब उस समय अगर प्रोसीडिंग चल रही है उसके बीच में कोई स्ट्राइक नहीं होगी, एंड और 7 दिन बाद जो कंक्लूजन, मतलब जब एक वो फाइनल वर्डिक्ट देने के बाद भी 7 दिन के बाद भी 7 दिन तक के बीच में भी कोई भी स्ट्राइक अगर होगी तो वो सारी इलीगल स्ट्राइक कहलाएगी। अब हम पेनल्टी देख लेते हैं। पेनल्टी इलीगल स्ट्राइक के लिए जो हमने भी पढ़ा वो टाइप्स ऑफ इलीगल स्ट्राइक, जिसमें सेक्शन 26 सब सेक्शन 1 में आप जो है जेल हो सकती है, जो कि 1 महीने तक की, या 50 रुपये का फाइन, या दोनों हो सकता है इलीगल स्ट्राइक के लिए। अगर इलीगल लॉकआउट है तो 26 सब सेक्शन 2 में ये पनिशेबल होगी, ठीक है। ये जो कि एक्सटेंड हो सकती है 1 मंथ, और ये एक्सटेंड हो सकती है 1000 रुपये या 1000 रुपये या उससे ज़्यादा का यहाँ पर
फाइन लग सकता है या दोनों हो सकता है। इसी तरीके इंस्टिगेशन के लिए भी सेक्शन 27, यहाँ पे भी सेम पनिशमेंट है, 1,000 या मैक्सिमम 6 मंथ्स की जेल हो सकती है, या दोनों। पेनल्टी फॉर गिविंग फाइनेंशियल एड फॉर इंस्टिगेशन, मतलब इंस्टिगेट करना मतलब भड़काना है किसी को कि तुम भी स्ट्राइक पे चलो, नहीं भी मन है तो उसको भड़का के कान भर के, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। एंड इलीगल स्ट्राइक इन लॉकआउट, जो फाइनेंशियल एड, मतलब कि ये स्ट्राइक के लिए जो पैसा अगर कोई पर्सन है जो जानबूझ के इसको मतलब फैलाना चाहता हो और उसके लिए फर्दर उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हो, तो वो भी जो है जेल और 6 महीने की सज़ा, और मतलब 6 महीने की सज़ा मैक्सिमम दी जा सकती है, एक्सटेंड टू 6 मंथ्स, एंड 1,000 रुपीज़ 1,000 या बोथ, दोनों का हम पेनल्टी लगा सकते हैं। तो आज का हमने बेसिक समझ लिया, पेनल्टी क्या होती है, लॉकआउट क्या होता है, घेराव क्या होता है। घेराव याद रखिए कि इलीगल है। घेराव में ये मान के चला जाता है कि ये क्रिमिनली इंटरमिडिएट किया जाता है, ठीक है, ज़बरदस्ती उस पर दबाव डाला जाता है वर्कर की डिमांड मानने के लिए, और इसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी माना गया है। सेक्शन यहाँ पर सेक्शन 128 की जगह मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगी, मिस्टेक हो गई है। दैट इज़ सेक्शन 120A ऑफ IPC है ये, ठीक है। ये यहाँ पे 128 ये गलती से टाइप हो गया है। दैट इज़ सेक्शन 120A के द्वारा IPC में, एंड इट इज़ नॉट सेव्ड बाय सेक्शन 17। जो सेक्शन 17 जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो भी इसके अंदर कवर नहीं होता, इसलिए घेराव इलीगल स्ट्राइक है। देन पिकेटिंग में हम देख चुके हैं, किसी को भी जो वो करना, ये मेन गेट पे आने के लिए रोकना, अगर वायलेंस नहीं है तो लीगल है। लॉकआउट आपने देख लिया, ये एम्प्लॉयर द्वारा होता है। और ये जो हम ये जो प्रोविजन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट पढ़े ना, ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, ये एम्प्लॉयर के लिए भी है। ये 6 वीक का नोटिस देना पड़ता है, 14 डेज़ का भी टाइम पीरियड देना पड़ता है कि हम लॉकआउट कर रहे हैं। और अगर कोई कंसाइलेशन की प्रोसीडिंग चल रही है ऑफिसर की, उसके बाद या उसके पहले, ये जितने रूल हैं ये बोथ फॉर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, लॉकआउट और इसके लिए हम देख चुके हैं, स्ट्राइक और लॉकआउट के लिए कॉमन रूल है पेनल्टी। सो गाइज, थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। एंड गाइज, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन below, and thank you so much for today.